गज़ मैं अक्सर आपके साथ बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ शेयर किया करता हूँ। आज की ये जो कहानी है, कुछ डिफरेंट कहानी है और ये कहानी सिकंदर साहब की अपनी परदादी की कहानी है। और ये उस दौर की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान एक हुआ करते थे और इनकी परदादी या इनका जो भी फैमिली थी, वो लखनऊ के करीब किसी जगह रहा करते थे। बेसिकली इनकी जो परदादी थी, उनके बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मशहूर थीं कि वो लोगों का डॉक्टर ना होने के बावजूद ना सिर्फ इलाज कर दिया करती हैं, बल्कि वो लोगों को बीमारी की हालत में या परेशानी की हालत में इस तरह इतने मुफीद मशवरे दे देती हैं, इतनी अच्छी दवाइयाँ या इतनी अच्छी जड़ी बूटियाँ बताया करती हैं कि जब लोग इनकी बात को मान के वो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं, ये जो भी मशवरा इनको दिया जाता है ये उस पर अमल करते हैं, तो उनकी सेहत ना सिर्फ बेहतर हो जाती है, बल्कि हर आने वाले दिन के साथ साथ इनकी जो दादी थी या परदादी थी, उनके फेम के अंदर इजाफा हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता करके एक वक्त ऐसा आया कि जो बराबर वाले गांव के या बराबर वाले शहर के लोग थे, वो भी अक्सर इलाज करवाने के लिए इनकी दादी के पास आते, अपनी कैफियत या अपनी हालत बता के जो भी दवाइयाँ या जड़ी बूटियाँ इनकी दादी बताती, ये उस पर अमल करके सेहतमंद हो जाया करते थे। एक अजीब बात ये थी कि अक्सर ऐसा होता था कि रात के औकात में, यानी कि 11-12 बजे के बाद, यानी उस दौर में जबकि लाइट्स वगैरह मौजूद नहीं थी और ना ही इतनी डेवलपमेंट हुई थी, ना ही इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, तो अक्सर ऐसा होता कि रात के औकात में कोई ना कोई दूर गांव से या कोई ना कोई आदमी ऐसा ज़रूर आता, यानी हफ्ते में कोई ना कोई इस तरह का पेशेंट ज़रूर आता जो दादी को अपने साथ लेके जाता और ले जाने के बाद अपने मरीज़ का इलाज करवा के वापस छोड़ जाता। जब भी हम दादी से उसके बारे में पूछते या दादी से पूछा जाता तो वो उस बारे में कुछ भी नहीं बताया करती थी। यानी कि स्पेसिफिकली एक ख़ास तबका था, एक ख़ास मखलूक थी, जब भी वो बीमार होती या उनके साथ कोई परेशानी होती तो वो रात के 11 बजे 10 बजे के बाद मेरी दादी से कांटेक्ट करते, उनको बताते कि ऐसे ऐसे हमारी फैमिली में या हमारे ख़ानदान में कोई बीमार है। और अच्छी बात ये थी कि जैसे जैसे दादी मशवरा देती हैं तो वैसे वैसे उसकी तबीयत बेहतर हो जाती। हाँ, अलबत्ता घर वालों के अलावा किसी और को इस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी और घर वालों की भी यही कोशिश होती थी कि इस बारे में किसी को मज़ीद ना बताया जाए। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे बहुत सारे राज थे जो अफशा हो रहे थे और कहा जाता था कि जो भी रात के इस पहर में दादी को किसी पेशेंट को दिखाने के लिए आता है, वो दादी को पैसे तो नहीं देता, बल्कि पैसों के बजाय कुछ ना कुछ खाना या कोई ना कोई इस तरह की चीज़ दे देता है कि जिसके दादी के घर में आने से इनके घर में ना सिर्फ बरकत होती है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बेहतर से बेहतर होती चली जा रही थी। जैसे कि दादी बताया करती थी कि अक्सर ऐसा होता था कि महीने में एक दफ़ा एक बहुत ही लंबा सा आदमी था जो कि तकरीबन 6-6.5 फीट के दरमियान लंबा था। देखने में ऐसा लगता था जैसे बहुत सांवला सा उसका कलर है, लेकिन उसने अरबी टाइप का जुब्बा पहन रखा होता था। वो यकीनन महीने में एक दफ़ा आता और आने के बाद दादी को एक ऐसी पेशेंट के पास लेके जाता जो कि उसी की तरह लंबी थी और ऐसा लगता था कि वो इंसान नहीं है। इस औरत के यहाँ बच्चों की डिलीवरी होने वाली थी। शायद इसी वजह से इसका जो हस्बैंड था वो मेरी दादी को अपने साथ ले जाया करता था। एक दफ़ा दादी बताती कि वो मुझे जब लेके गया तो ले जाने पे उसने कहा कि आज मैं आखिरी बार आपके पास आया हूँ। जब इस बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, तो हो सकता है इसके बाद हमारी मुलाकात ना हो। अब दादी को अंदाज़ा तो पहले से ही हो चुका था कि ये जो भी शख्स है कम अज़ कम इंसान नहीं है। खैर उस शख्स ने दादी को कहा कि आज आप इसको और देख लें और जो भी दवा वगैरह आपको सजेस्ट करनी है वो सजेस्ट कर दें, और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दूंगा कि जिस चीज़ को अगर आप अपने घर में रखेंगी तो जब तक आपके घर में रहेंगी तो आपका घर, आपके घर वाले खुशहाल रहेंगे। और ऐसा ही हुआ कि जब दादी ने उस पेशेंट को देख लिया तो उस आदमी ने दादी को एक ऐसा बर्तन दिया जो कि कुछ अजीब सा बना हुआ था। दादी बताया करती थी कि वो एक चिराग की तरह था। वो कहता था कि जब भी आपको कोई परेशानी हो तो आप इस चिराग को उल्टा करके रख दीजिएगा और एक दिन तक उस कमरे में या उस जगह दाखिल नहीं होइएगा। आपकी जो भी परेशानी है, चाहे वो कैसी भी परेशानी हो, ना सिर्फ वो ख़त्म हो जाएगी बल्कि जो भी आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या इस तरह का मसला है वो भी हल हो जाएगा। दादी बताती हैं कि ऐसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे घर में एकदम से कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी और ये जो पैसे थे उस दौर के हिसाब से बहुत सारे पैसे थे और इतने पैसों का इंतज़ाम करना हमारे लिए एक रात में या एक दिन में मुमकिन नहीं था। जब दादी ने अपने तौर पे जितनी भी कोशिशें थी सारी की सारी कर लीं,
तो उनको एकदम से याद आया कि उस शख्स ने मुझे कहा था कि जब भी कोई परेशानी हो तो इस चराग को उल्टा करके रख देना। दादी बताती हैं कि मैंने वैसे ही उस चराग को उठाने के बाद मैंने उसको उल्टा करके रखा, और अगले दिन जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे उस दौर के हिसाब से काफ़ी सारे नोट मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी इन नोटों को बनाने के बाद या मशीन से निकालने के बाद यहाँ पे ला के रखा हो। खैर, कहा जाता है कि जब तक दादी जिंदा थी तब तक ये चराग वहाँ पे उस कमरे में मौजूद था, और जब दादी का इंतकाल हुआ तो देखते ही देखते अल्लाह जाने खुद ब खुद ये चराग ऐसा लगा जैसे गायब हो चुका है, या फिर शायद वो जो भी मखलूक थी जो कि सरासर दादी की एहसानमंद थी या दादी पे मेहरबान थी, वो दादी के इंतकाल के बाद उस चराग को अपने साथ लेके कहीं जा चुकी है। आज भी जब हम लोग अपने घर में, अपने फैमिली में इस किस्से का, इस वाक़े का जिक्र किया करते हैं तो ना सिर्फ हम सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बल्कि हम सोचते हैं कि अगर कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई मौका आया तो हम किन ख्वाहिशात का इजहार करेंगे। दादा बताया करते थे कि जब हम इंडिया से हिजरत करके यहाँ पे यानी इंटीरियर सिंध में आए थे तो उस वक्त टंडो आदम से तकरीबन 42 किलोमीटर दूर हमारा गांव मौजूद था। गांव क्या था, एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे कुछ घर मौजूद थे, और हमें किले में एक बहुत बड़ी सी हवेली नुमा जगह मिली थी। अब दादा की जो भी हवेली थी या एक जो भी घर था, उस घर के बराबर में एक बड़ा सा एरिया था जहाँ पे दरख्त ही दरख्त मौजूद थे, और उसके बाद फिर खेत वगैरह शुरू हुआ करते थे। दादा बताते हैं कि जब हम शुरू में यहाँ पे आए थे तो हमसे पहले जो लोग यहाँ पे मौजूद थे वो बताया करते थे कि जो खेत हैं या ये जो गार्डन वाला एरिया है ये ना सिर्फ हॉन्टेड है, बल्कि अक्सर रात के औकात में यहाँ से औरतों और बच्चों के रोने की आवाज़ें आया करती हैं। अब दादा क्योंकि सोमो सलात के पाबंद थे तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही दादा इस हवेली नुमा जगह के अंदर शिफ्ट हुए तो दादा बताते हैं कि जब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए तो शिफ्ट होते ही कुछ अजीब अजीब सी बातें थीं जो हमने नोट करना शुरू की थीं। जैसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि हर जुमेरात या बुध वाले दिन जैसे ही मगरिब होती यानी अंधेरा होना शुरू होता तो एक अजीब सी स्मेल थी जिसे आप बदबू या कुछ अजीब सी बू कह सकते हैं। वो न सिर्फ पूरे घर में बल्कि अतराफ़ के जितने भी घर थे वहाँ पे भी महसूस की जाती। क्लियरली पता चलता कि कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। कभी ऐसा लगता जैसे गोश्त जलने की स्मेल आ रही है, कभी कभी खुशबू का सा एहसास होता। गर्ज की एक अननोन सी स्मेल थी जो हम सब महसूस किया करते थे। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जुमेरात का ही दिन था और दादा बताते हैं कि मैं घर वालों के लिए 2 मुर्गियाँ लेके आया। अब आम तौर पे जो गांव के लोग होते हैं या इस तरह के देहाती लोग होते हैं वो इस तरह की मुर्गियाँ वगैरह को पाला करते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो ना सिर्फ इनका गोश्त इस्तेमाल करते हैं बल्कि इनको काट दिया करते हैं। बहरहाल वैसे ही इन लोगों ने मुर्गियों को ज़िबा किया, और ज़िबा करने के बाद जो भी उनका गोश्त था वो पकाने के लिए जो रसोई थी जिसे आप किचन कह सकते हैं वहाँ ले जाके रख दिया गया। अब जब इस गोश्त को वहाँ पे रखा गया तो इत्तफाक से दादी को किसी काम से उस रसोई से बाहर निकलना पड़ा। दादी बताती है कि हार्डली जब 5 मिनट के बाद मैं वापस आई और जब मैंने उस किचन के अंदर गोश्त को देखा तो वहाँ पे गोश्त मौजूद नहीं था। अब पहले मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, हो सकता है मैं बाहर कहीं पे रख के आ गई होंगी। लिहाजा मैं बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद मैंने बारी बारी एक एक करके तमाम कमरे देख लिए। ना ही रसोई में ना ही कमरों में वो गोश्त मौजूद था और ना ही किसी और घर वाले ने उसको वहाँ से उठा के रखा था। अजीब बात थी कि अपने हाथों से जब किचन में गोश्त रखा था तो बिलाखिर वो कहाँ चला गया। खैर, अब ये जो वाक़या था ये नज़रअंदाज करने वाला वाक़या नहीं था, लेकिन फिर भी दादा ने कहा कि हो सकता है कोई बिल्ली या कुत्ता यहाँ से लेके चला गया हो। इसी तरह 3 या 4 रातें मज़ीद गुजरी। मंगल या बुध की रात थी और रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। अब अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में गांव वाले जल्दी सो जाया करते थे
और इतनी रात में लोग नहीं जागा करते थे। खैर इत्तेफाक से दादा को हाजत महसूस हुई, लिहाजा वो वॉशरूम जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकले। और उस दौर की अगर आप बात करें तो उस दौर में जो वॉशरूम थे वो घरों से बाहर की तरफ बनाए जाते थे। दादा बताते हैं कि जैसे जैसे मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था तो मेरे सामने मैंने देखा कि एक औरत एक बच्चे के हमरा जहाँ पे रसोई मौजूद है, यानी जहाँ पे किचन मौजूद है, उस किचन से बाहर निकली है और देखते ही देखते उस बच्चे के हमरा वॉशरूम के अंदर एंटर हो गई है। अब पहले तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कौन औरत है, ये कहाँ से आई है और ये हमारे घर में इतनी रात में क्या कर रही है। लेकिन दादा ने सोचा कि हो सकता है कि मेरे सोने के बाद कोई मुसाफिर हो जो कि यहाँ पे आई हो, जैसे कि आमतौर पे उस दौर में मुसाफिर किसी भी घर में पनाह ले लिया करते थे। खैर दादा वहाँ पे खड़े हो गए और वहाँ पे वेट करने लगे कि जब ये औरत उस बच्चे के साथ इस वॉशरूम से बाहर आएगी तो फिर मैं वॉशरूम चला जाऊँगा। दादा बताते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट इसी तरह तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, ना ही वो औरत वॉशरूम से बाहर निकली और ना ही उसके निकलने के आसार नजर आ रहे थे। अब बिला आखिर दादा वॉशरूम की तरफ बढ़े, उन्होंने धक्के से दरवाजे को खोला और जैसे ही दादा ने वॉशरूम के दरवाजे को खोला तो अजीब बात यह थी कि वॉशरूम के अंदर ना ही वो औरत मौजूद थी और ना ही उस बच्चे का कोई नामो निशान मौजूद था। ये जो वाकया था ये सरासर दादा की आंखों के सामने पेश आया था और किसी भी तरह इस वाकये का इनकार नहीं किया जा सकता था। इसी तरह जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया, अक्सर ऐसा होता कि घर के वो अफराद जो घर के अंदर मौजूद नहीं है वो एक कमरे से निकलते हुए दूसरे कमरे में जाते हुए नजर आते। जैसे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दादा किसी काम से दूसरे गांव गए हुए थे। दादी बताती है कि मैं घर के अंदर अकेली मौजूद थी और मैं रसोई के अंदर खाना बना रही थी। इसी दौरानिए में मैंने देखा कि तुम्हारे दादा सहन की तरफ से एंटर हुए हैं और आते आते एकदम से जो उल्टे हाथ पे कमरा मौजूद है उस कमरे के अंदर दाखिल हो गए हैं। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि जब भी तुम्हारे दादा बाहर से वापस आते थे तो सबसे पहले मुझसे बातचीत करते थे, मुझे सफ़र का हाल बताया करते थे। लेकिन आज इनको क्या हो चुका था कि बजाय इसके मुझसे बात करते या मुझे सफ़र का हालो अहवाल बताते, ये सीधा कमरे के अंदर दाखिल हो गए। खैर दादी बताती हैं कि तकरीबन आधे घंटे तक जब वो कमरे से नहीं निकले तो मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ, इनसे पूछती हूँ कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो और दादा मुझसे नाराज़ हो चुके हों। खैर दादी बताती हैं कि जब मैं कमरे के अंदर गई तो वहाँ पे एक अजीब सी हल्की हल्की सी खुशबू थी जो महसूस हो रही थी, लेकिन वहाँ पे ना ही दादा मौजूद थे और ना ही लग रहा था जैसे दादा यहाँ पे कभी आए भी थे। अब बड़ी हैरानकुन बात थी कि दादा मौजूद भी नहीं थे लेकिन दादा नज़र आ चुके थे। खैर इसी तरह जब रात का टाइम आया तो रात को फाइनली जो हमारे असली दादा थे वो घर के अंदर दाखिल हुए और दाखिल होते ही सबसे पहले वो दादी के पास आए। अब जैसे ही दादा दादी के पास आए तो दादी ने बोला कि जब तुम दोपहर में आ गए थे तो आने के बाद कहाँ चले गए थे। ये सुनने के बाद दादा का कहना था कि दोपहर में तो मैं उस गांव में मौजूद था और मैं शाम के टाइम वहाँ से वापस निकला हूँ। गर्ज के इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे वाक़यात थे जो उस घर के अंदर या उस गांव में उन खेतों में पेश आया करते थे। इसी तरह दादा बताते हैं कि एक सबसे अहम वाक़या था, रमज़ान चल रहे थे और आम तौर पे रमज़ान के दिनों में जो घर वाले हैं वो फजर की अजान से 1 या 1.5 घंटे पहले उठ जाया करते थे। तो वैसे ही दादा उठे और उठने के बाद अपने दांतों में मिसवाक करते करते जब वो घर से बाहर निकले और जहाँ पे वो गार्डन नुमा खेतों जैसा एरिया मौजूद था, दादा उस तरफ आए। दादा बताते हैं कि मुझे कुछ अजीब सी खिसियानी सी हंसी की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लड़कियां हैं जो आपस में बातें कर रही हैं और बातों बातों में बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंस रही हैं। अब दादा ने इधर उधर का जायज़ा लिया, अपने अतराफ में देखा, लेकिन ना ही वहाँ पे कोई लड़कियां मौजूद थीं और ना ही लग रहा था यहाँ पे कोई लड़कियां आई होंगी। इसी दौरानिए में इत्तफाक से जब दादा की नज़र सामने जो बेरी का दरख्त था
उस दरख्त के ऊपर पड़ी। दादा बताते कि उस दरख्त के ऊपर मैंने देखा कि 3 औरतें जिनके बाल खुले हुए हैं और अजीब तरीके से उनकी आंखें चमक रही हैं, वो तीनों की तीनों औरतें दरख्त के ऊपर बैठी हुई हैं और कुछ अजीब तरीके से मेरी तरफ देख के दोबारा से हंस रही हैं। अब ये देखते ही दादा ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और खैरियत से वापस अपने घर में या अपने रूम में चलते चले आए। ये स्टोरी हमें फरजाद साहब ने इंटीरियर सिंध से शेयर की है। ये बताते हैं कि ये जो कहानी है ये इनके परदादा इनको सुनाया करते थे और वो बताते थे कि पाकिस्तान आने से पहले यानी पार्टीशन से पहले जब वो इंडिया के एक विलेज में रहा करते थे तो बेसिकली वो एक छोटा सा विलेज था। वहाँ पे इतनी ज़्यादा सहूलियात मौजूद नहीं थी और अगर आप प्री पार्टीशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ना होने के बराबर थी। अक्सर जो लोग हैं वो बैलगाड़ियों या गधा गाड़ी के ज़रिए सफ़र किया करते थे। ये बताते हैं कि उस दौर के हिसाब से जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्होंने 2 बैल लेके एक छोटी सी बैलगाड़ी बना ली थी और अगर गांव वालों को कहीं जाना होता या किसी को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना होता तो ये कुछ पैसे लेके उसके अवज़ सामान को एक जगह से दूसरी जगह या फैमिलीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। ये एक छोटा सा कारोबार था जिसके ज़रिए इनका घर चलना शुरू हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता करके इनका काम इस कदर बढ़ चुका था कि अक्सर बराबर वाला जो गांव था वहाँ के लोग भी इनको अप्रोच करते और अगर उनको कहीं जाना होता या सामान भिजवाना होता तो इनको मुआवजा देके काम करवाया करते। शुरू में ये जो मामला था ये बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे मज़ीद टाइम गुजरा तो इनके गांव में या इनके अतराफ़ के गांव में कुछ अजीब वाक़ियात पेश आना शुरू हुए। वो जो वाक़ियात थे उन वाक़ियात के मुताबिक एक एक करके गांव के जो नौजवान थे वो वहाँ से गायब होना शुरू हुए। यानी कि देखते ही देखते किसी भी गांव का कोई भी नौजवान गायब हो जाता और उसको दिनों तक तलाश करने के बावजूद उसका कुछ भी पता नहीं चलता। ये कौन कर रहा था और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे, इस सब के बारे में किसी को भी मालूमात नहीं थी। ये एक अजीब सी मिस्ट्री थी जिसके बारे में तमाम के तमाम गांव वाले, इसके साथ साथ जो भी चौधरी थे या जो भी वडेरे थे वो सब के सब परेशान थे। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे इस तरह के जो वाक़ियात थे वो कॉमन होना शुरू हो चुके थे और अब इनके जो घर वाले थे वो इनको मना किया करते थे कि कोशिश करो कि शाम से पहले पहले घर वापस आ जाओ। अगर कोई सवारी तुम्हें रात के वक्त में या मगरिब के बाद कहीं जाने का बोलती है तो बेहतर है कि तुम उसको मना कर दो। खैर शुरू में ये एहतियात करते रहे, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनको कुछ सामान लेके अपने गांव से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर जाना था और वहां जाके ये सामान डिलीवर करना था और कोशिश करनी थी कि उसी दिन या उसी शाम तक वापस आ जाएं। अब जैसे ही सुबह के 4 या 5 बजे तो ये सामान को लेके उस तरफ निकल गए जहाँ पे जाके इनको सामान डिलीवर करना था। इनका ख्याल था कि मैं किसी भी सूरत शाम तक या ज़्यादा से ज़्यादा रात तक अपने घर वापस आ जाऊंगा और मुझे अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे। लेकिन कभी कभी कुछ इस तरह की बातें हुआ करती हैं जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की होती। ऐसे ही हुआ कि जब ये सामान वहाँ पे छोड़ के वापस आ रहे थे, यानी कि ये रास्ते में थे, तो एकदम से बारिश शुरू हो गई। अब जब बारिश शुरू हुई तो इन्होंने अपने अतराफ़ का जायज़ा लिया। ये एक ऐसी जगह पे मौजूद थे जिसके चारों तरफ दरख्त ही दरख्त मौजूद थे और किसी आबादी का नामो निशान ना था। अब जब तक हल्की हल्की बारिश हो रही थी ये मुसलसल चलते चले गए, लेकिन जैसे ही बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अब लग रहा था कि जैसे तूफ़ान आने वाला है, तो इन्होंने सोचा कि इन दरख्तों में किसी जगह जाके बैठ जाता हूँ। जैसे ही ये बारिश रुकेगी या मौसम ज़रा बेहतर होगा तो मैं अपने गांव की तरफ रवाना हो जाऊंगा। अब जब इन्होंने अपनी बैलगाड़ी को एक तरफ लगाया और बैल को बांधने के बाद दूसरी तरफ आके बैठने लगे तो इनको ऐसा लगने लगा कि बारिश की आवाज़ के साथ साथ इनको किसी के रोने की या फिर हंसने की आवाज़ आ रही है। कुछ अजीब सी आवाज़ें थीं, कभी लगता जैसे कोई हंस रहा है
कभी लगता कि जैसे कोई रो रहा है। थोड़ी देर तक तो ये जो आवाज़ें थीं ये इनको बर्दाश्त करते रहे। फिर इन्होंने सोचा कि मैं जाता हूँ, एतराफ़ में देखता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मुसीबत में हो और किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। अब जैसे जैसे इन्होंने इन आवाज़ों को फॉलो करना शुरू किया तो इन आवाज़ों को फॉलो करते करते ये तकरीबन 10 या 15 मिनट तक चल के आगे आ चुके थे। इनको फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एक अजीब सी झोंपड़ी नुमा जगह नज़र आना शुरू हुई और ऐसा लग रहा था जैसे इस झोंपड़ी के अंदर हल्की सी रोशनी मौजूद है। जैसे कि आमतौर पे गांव वाले या उस दौर के लोग लकड़ियों में आग लगा के रोशनी किया करते थे, बज़ाहिर वैसा ही लग रहा था कि लकड़ियां जली हुई हैं और झोंपड़ी के अंदर उसकी वजह से रोशनी हो रही है। यह बताते कि जैसे जैसे मैं उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ रहा था मुझे उस झोंपड़ी के अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। खैर जैसे जैसे मैं उस झोंपड़ी के बिल्कुल करीब पहुंचा और मैंने पीछे की तरफ से हल्के से पर्दा हटा के अंदर झांकने की कोशिश की तो मैंने कुछ अजीब सा मंजर देखा। मैंने देखा कि उस झोंपड़ी के अंदर बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अजीब सी रोशनी है जो कि आग नहीं है और उस रोशनी के अतराफ में बहुत सारी गर्दनें जो कि इंसानों की गर्दनें हैं या आप कह सकते हैं कि इंसानों के सर मौजूद हैं जो उस रोशनी के चारों तरफ मौजूद हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो रोने की आवाज़ आ रही थी या जो भी रो रहा था वो इनको अब तक नज़र नहीं आया था। ये जो बहुत सारे सर रखे हुए थे उनको देख के ऐसा लग रहा था ये नौजवानों के सर हैं और बज़ाहिर पहला इंप्रेशन यही था कि हो सकता है ये जो सर हैं ये सारे के सारे उन जवानों के सर हों जो इनके गांव से या इनके अतराफ़ के गांव से गायब होना शुरू हुए थे। अब एक अजीब सी सूरत हाल थी। बज़ाहिर यही लग रहा था कि जिन नौजवानों को गायब किया गया था उनके सरों को इस झोंपड़ी के अंदर रखा गया है। अब ये किसने किया था, इसके पीछे कौन मौजूद था, ये बहुत सारे सवालात थे जो इनके जहन में मौजूद थे और इनकी समझ नहीं आ रहा था कि ये अंदर जाएं या बाहर से ही इस नज़ारे को देखते रहें। खैर इन्होंने अपने तौर पे उस लोकेशन को याद करने की या जहन में रखने की कोशिश की ताकि जब ये वापस गांव पहुँचें तो गांव के जो भी सरपंच हैं या जो भी बड़े लोग हैं उनको बताएं कि ये जो नौजवान गायब हो रहे हैं इनकी गर्दनें या इनके सर बिलाखिर कहाँ पे मौजूद हैं। इसी दौरानिए में जबकि ये इन सरों को देख रहे थे एकदम से इनको ऐसा लगा कि इनकी बैक साइड से पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हुई है और ये जो पायल या घुंघरूओं की आवाज़ थी ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ी के साथ आ रही है और जिसने भी पायल या घुंघरू पहन रखे हैं वो एग्जैक्टली इनके पीछे की तरफ से इनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब जैसे जैसे इन्होंने पीछे की तरफ देखना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि इनके बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे की तरफ ऐसा लग रहा है जैसे एक औरत जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे हैं जिसका कुछ अजीब सा हुलिया है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका बहुत गंदा सा गर्द आलूद हुलिया है और अजीब बात यह थी कि उस औरत के जो बाल थे वो इस कदर लंबे थे कि बाकायदा उसके बाल ज़मीन को छू रहे थे। वो कुछ अजीब तरीके से चलती हुई इनकी तरफ बढ़ती चली आ रही है और उसके चेहरे पे एक अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट मौजूद थी। अब जैसे जैसे वो कदम रख रही थी वैसे वैसे पायल या घुंघरूओं की आवाज़ बढ़ती चली जा रही थी और इसी दौरानिए में जब उन्होंने उस औरत के पैरों पे गौर किया तो उनको ऐसा लगा कि इस औरत के जो पैर हैं कुछ अजीब से पैर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जो उंगलियां हैं वो टेढ़ी हैं या फिर पीछे की तरफ हैं जबकि उसका जो एड़ी वाला हिस्सा था वो आगे की तरफ नज़र आ रहा था। अब ये गांव के लोग थे, पुराने लोग थे, तो जैसे ही इन्होंने उल्टे पैरों की औरत को देखा तो इनको अंदाज़ा हो चुका था कि इनका सामना किसी चुड़ैल या पिछल पैरी से हो चुका है। अब जैसे ही इन्होंने उस औरत को देखा तो इन्होंने अगले ही लम्हे फ़ौरन से आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। अब जैसे जैसे ये आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे वैसे वैसे वो जो भी चुड़ैल थी उसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया था। एक अजीब सूरत हाल थी। ये मुसलसल तिलावत कर रहे थे और वो चुड़ैल मुसलसल हंसती चली जा रही थी। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने पहली के बाद दूसरी बार और दूसरी के बाद तीसरी बार
आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की। तो जब मैंने तीसरी दफ़ा आयतुल कुर्सी की तिलावत की तो ऐसा लगा कि उस औरत के ऊपर या चुड़ैल के ऊपर एकदम से कुछ होना शुरू हो चुका है। वो अजीब तरीके से अपने बालों को खींचती हुई देखते ही देखते ना सिर्फ पीछे मुड़ी, बल्कि पीछे की तरफ जहाँ पे झाड़ियाँ और बहुत घने दरख्त मौजूद थे, उस तरफ कहीं जाके देखते ही देखते गायब हो गई। अब जैसे ही ये चुड़ैल गायब हुई तो ये भी फौरन से अपने बैलगाड़ी के पास गए और बैलगाड़ी को लेके अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। इनका यही ख्याल था कि अगर इन्होंने मज़ीद टाइम यहाँ पे स्पेंड किया तो हो सकता है इनका भी वही हाल हो जो कि इस गांव के नौजवानों का होता चला जा रहा था। खैर, जैसे तैसे करके अल्लाह अल्लाह करके जब ये गांव पहुँचे तो इस दौरानिए में बारिश भी रुक चुकी थी और इनको लग रहा था जैसे इनका जिस्म तपना शुरू हो चुका है। बहरहाल जब ये गांव पहुँचे, गांव पहुँचने के बाद इनकी तबीयत इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि बज़ाहिर लग रहा था कि इनका बचना नामुमकिन है। खैर, गांव के जो भी बुज़ुर्ग थे या जो भी बड़े थे, उन्होंने इनके ऊपर दम दुरूद किया और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जब इनकी तबीयत बेहतर हुई और इनके औसान बहाल हुए तो ये गांव के बुज़ुर्गों को या बहुत सारे नौजवानों को लेके एग्जैक्टली उस जगह पहुँचे जिस जगह पे वो झोंपड़ी मौजूद थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब ये दोबारा वहाँ पे गए तो वहाँ पे ना ही कोई झोंपड़ी मौजूद थी और ना ही नौजवानों के सर नज़र आ रहे थे। अच्छी और अजीब बात ये थी कि उसके बाद से ना ही कोई नौजवान गायब हुआ और ना ही वो चुड़ैल या पिछल पैरी किसी और को नज़र आई। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिनको समझना तकरीबन नामुमकिन हुआ करता है। ये बताते हैं कि हमारे परदादा की ज़िंदगी में जो ये वाक़या पेश आया था, ये ना सिर्फ उनके साथ बल्कि उनके गांव वालों के साथ एक बहुत बड़ा वाक़या था। और अगर मेरे परदादा ने उस रात हिम्मत दिखा के उस चुड़ैल को वहाँ से नहीं भगाया होता तो हो सकता है कि गांव के और भी नौजवान उस औरत का या उस चुड़ैल का शिकार बनते।